नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में चारधाम यात्रा पर आगामी 22 जून तक रोक लगाते हुए नई नियमावली न्यायालय के सामने रखने को कहा है। न्यायालय ने पर्यटन सचिव के मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के राज्य से बाहर होने के तर्क को नकारते हुए ऑनलाइन मीटिंग कर नई नियमावली बनाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश रविंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर को विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने चारधाम की तैयारियों के साथ उनके द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों, चारधाम यात्रा के लिए तैनात पुलिस जवानों की संख्या पर जानकारी देने को भी कहा है। खंडपीठ ने पूछा है कि चारधाम मार्ग को सैनिटाइज किया जाएगा या नहीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 2020 में चारधाम में 3,10,568 श्रद्धालु दर्शन के लिए गए थे, लेकिन इस साल कोविड की दूसरी लहर काफी भयावह है। ऐसे में सरकार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब 23 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। लॉकडाउन के चलते माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। माननीय न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव प्रसाद भट्ट द्वारा न्यायालय को बताया गया कि 2020 में लाखों की संख्या में लोग चारधाम यात्रा में आए थे जब कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब कोरोना की दूसरी वेव चल रही है, जिसके चलते भारी संख्या में संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कुंभ मेले के दौरान भी भारी मात्रा में लोगों में कोरोना संक्रमण फैला था और इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने सचिव पर्यटन, सचिव हेल्थ, सचिव उत्तराखंड सरकार व सभी को एफिडेविट देने और ये भी आदेश दिया है कि अगली तारीख तक उत्तराखंड सरकार व सभी अधिकारी माननीय न्यायालय को बताएं कि चारधाम यात्रा मार्ग पर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि सन 2020 में 3,10,568 पिलग्रिम्स आए थे और तब भी कोरोना था, लेकिन वो कोरोना और सेकेंड वेव ज़्यादा सीवियर है, तो सरकार को उसी हिसाब से ज़्यादा इंतजाम करने पड़ेंगे। और जो एफिडेविट सरकार ने फाइल करा है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि उसमें हैंड सैनिटाइज़र, डिस्पेंसर्स, मेडिकल सुविधाएं उसके बारे में साइलेंट है। तो कोर्ट ने यह बताया, लर्नेड सेक्रेटरी टूरिज्म दिलीप जावलकर जी को बोला कि एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें विद एविडेंसेस एंड प्रूफ्स कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और जो आपने इंस्पेक्शन किया था उसमें जो भी खमियाँ पाई गई थी वो खमियाँ दूर हुई नहीं हुई, कितने आप पुलिस वाले डिप्लॉय कर रहे हैं चार धामों में, कितने रास्ते में कितने होंगे, रास्तों को आप सैनिटाइज करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आप पूरे नेक्स्ट एफिडेविट में फाइल करेंगे। और इसके बाद हमने कोर्ट को यह भी बताया कि 1 लाख कोविड रिपोर्ट्स जो नकली आई थी कुंभ में, उसमें 11 प्राइवेट लैब्स इन्वॉल्व थी और हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि इन 11 प्राइवेट लैब्स को प्रतिबंधित किया जाए कि वो चार धाम में अपने कोई भी कैंप ना लगाए, ताकि क्योंकि यह संभावना है कि उसमें भी वो कपला। हरिद्वार में 20 जून को होने वाला गंगा दशहरा का स्नान सांकेतिक ही होगा। 22 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू के बाद ये फैसला लिया गया। गंगा दशहरा के दिन सीमाओं पर भी पुलिस सख्ती करेगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगे कोविड कर्फ्यू को सोमवार को दोबारा 15 से 22 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। 20 जून को हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्नानों में से एक गंगा दशहरा का स्नान भी होना है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। हरिद्वार में ये पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन लाखों लोग गंगा स्नान को हरिद्वार पहुंचते हैं और तीर्थ पुरोहित मां गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कोविड कर्फ्यू के कारण इस साल ये स्नान सांकेतिक होगा। गंगा सप्तमी की तरह इसमें प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी। श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और तीर्थ पुरोहितों को पूजा अर्चना की छूट दी जाएगी। अस्थि विसर्जन पर पहले से ही छूट जिला प्रशासन की ओर से दे दी गई है। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने गंगा दशहरा स्नान सांकेतिक कराने का फैसला लिया और इसको लेकर जल्द ही श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। साल 2013 की 16 और 17 जून की काली रात ने उत्तराखंड के इतिहास में वो काला दिन दिखाया जो भूले नहीं भुलाया जा सकता। देवभूमि में हजारों लोग काल की भेंट चढ़ गए, तो कई लोग जिंदगी और मौत के बीच हुए इस युद्ध में जीतकर आज भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं और उस भयानक मंजर की अनोखी
आंखों देखी बयां कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो जन्मजात दिव्यांग था और उस दिन केदारनाथ में ही मौजूद था। आंखों से भले ही इस व्यक्ति ने कभी जिंदगी में कुछ न देखा हो, लेकिन इंद्रियों से जो महसूस किया वो आज भी उसे डराने के लिए काफी है। साल 2013 की जलप्रलय में केदारनाथ में स्थित आदिगुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि पूरी तरीके से बह गई थी, जिसके बाद केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक आदिगुरु शंकराचार्य की भव्य समाधि का भव्य पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, जो इस साल बनकर तैयार भी हो जाएगा। शंकराचार्य की समाधि, जैसे ही आप मंदिर के पीछे दिव्यशिला देख रहे हैं, वहाँ जब श्रद्धालु जाएंगे तो दिव्यशिला से 48 मीटर की दूरी पे एक कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग, जिसका चौड़ाई है 3.5 मीटर। वो शंकराचार्य समाधि तक जाएगा। वो कॉरिडोर में दोनों तरफ की दीवारों में क्लैडिंग, यहाँ का लोकल जो पत्थर होगा वो दिखेगा, तो एस्थेटिक व्यू उसमें बड़ा अच्छा दिखेगा। और जैसे ही आप शंकराचार्य समाधि तक पहुँचेंगे तो वो स्फेरिकल राउंड में नीचे जाएगा, मतलब 6 मीटर आपको नीचे जाना है स्फेरिकल में। तो आप चारों दिशाओं से उसको अगर मूर्ति को देखेंगे तो वो 3 डायमेंशनल है, उसमें आपको फ्रंट ही दिखेगा। और वहाँ दर्शन करने के बाद आपको नीचे पानी, हल्का पानी चला हुआ रहेगा, जो हमने दोनों रिवर से मंदाकिनी और सरस्वती टैप करके लेके आए हैं। इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और केदारनाथ धाम से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो वर्ष 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे पुनर्निर्माण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। वर्ष 2013 की आपदा में आदिगुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और उसी के बाद अब इसका पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य जी की ये समाधि थी। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे करीबन 60 मीटर की दूरी पर ये समाधि स्थल है और अब इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है, स्थानीय पत्थरों से इसका निर्माण किया जाएगा और बड़े भव्य रूप से यहाँ पे एक योग की भी व्यवस्था की जाएगी, जबकि संग्रहालय के साथ ही इसके चारों तरफ इसको और भव्य बनाने के लिए फुटपाथ और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले दिनों में करीबन 3 महीने के समय में ये पूरी समाधि बनकर तैयार होगी। कुलदीप राणा, इंडिया न्यूज, केदारनाथ धाम। इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। देहरादून में विधानसभा भवन में आज शोक सभा आयोजित कर दिवंगत कांग्रेसी नेत्री और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और गंगोत्री विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत विधानसभा कर्मी द्वारा स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत समेत विगत दिनों दिवंगत हुए विधानसभा के 4 लोगों के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नहीं है और ऐसे हमारे गंगोत्री के माननीय विधायक गोपाल सिंह रावत जी जो हमारे बीच में नहीं है। और इसके साथ साथ हमारे विधानसभा की इस दौरान जो बड़ी क्षति हुई कि जब 4 कार्मिक कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान हार गए, इन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। निश्चित रूप से हम पूरे विधानसभा परिवार के लोग इन सब के जाने से बहुत व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं। और जिस प्रकार से हमारे 4 कार्मिक इस कोरोना से अपने जीवन की जंग हारे और अपने बीच के बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं थे, बहुत दुखों का पहाड़ हमारे पर टूटा। और उत्तराखंड में जल्द सरकारी विश्वविद्यालयों में 206 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें 1 महीने के अंदर नौकरियों का विज्ञापन निकाला जाएगा और 2 महीने के अंदर इन भर्तियों को पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सभी सरकारी विश्वविद्यालयों की बैठक की है और इस बैठक में विश्वविद्यालयों में खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की चर्चा भी की गई है। इसके साथ ही 188 पद क्लर्क के भी हैं, सरकारी विश्वविद्यालय में ये खाली हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 2 महीनों के भीतर 394 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बाजपुर की। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने न्यूमोकोक कंजुगेट वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। बता दें कि बुधवार को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा 45 दिनों से अधिक और 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को लगाई जाने वाली न्यूमोकोक कंजुगेट वैक्सीन का फीता खोलकर शुभारंभ
कार्यक्रम किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे शिशु को वैक्सीन भी लगवाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नवजात शिशुओं को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कार्य किया जा रहा है, जिससे नवजात शिशु बीमारियों से बचकर तंदुरुस्त रह सके। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को वैक्सीन का व्यापक प्रचार और प्रसार करने के भी निर्देश दिए। आज बच्चों को संक्रमित होने से रोकने के लिए जिन बच्चों की उम्र 45 दिन से ऊपर है और 1 वर्ष से नीचे है, उनको यह वैक्सीन, जिसका नाम न्यूमोकोकल वैक्सीन है, टीका है, उन बच्चों को यहाँ लगाया जा रहा है। आज की शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से जो हमारे बच्चों पर जो लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों में बीमारी हो जाती है या और गंभीर बीमारियां हो जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए टीकाकरण या टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात को कह सकते हैं। इस वैक्सीन के लगने से क्या फ़ायदे हैं, बच्चों के सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए क्या फ़ायदे हैं और गंभीर बीमारियों से कैसे रोकथाम हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दें। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी 1885 में स्थापित हुई। उसके बाद देश की आजादी के साथ देश के विकास के लिए काम करते हुए भारत में सुई बनाने के कारखाने से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने उन संस्थानों को बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिजर्व बैंक का खजाना पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। राष्ट्र की बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और जीडीपी को लगातार गिराने का काम किया जा रहा है, तो वहीं रुपए भी लगातार गिर रहा है। कांग्रेस ने 1885 में स्थापित होने के बाद इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ 50 साल में भारत को सुई बनाने के कारखाने से लेकर के अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम। उत्तराखंड भाजपा के खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की राज्य में तीरथ सिंह रावत और केंद्र में मोदी जी की सरकार द्वारा लगातार देश और प्रदेश को विकास के लिए काम किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर काफी चिंतित है, जिसको लेकर लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास के काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भाजपा के कार्य से बौखला गए हैं, जिसको लेकर वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और इसका कोई फर्क भाजपा तो नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश पर बनाने जा रही है और इस बार 60+ का टारगेट भारतीय जनता पार्टी के पास है। उत्तराखंड में हमारा देवभूमि है, शांतिप्रिय लोग हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, विकास के बहुत कार्य हुए और हमें उम्मीद है, ठीक है, चुनाव है, आता है हर साल, हर 5 साल में आता है। हमारी डबल इंजन की सरकार है। भारतवर्ष में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में। हमारे प्रदेश में आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के निर्देशन में हमारा सरकार काम कर रही है और जितने जनहित के कार्य हैं, मेरी विधानसभा में खुद देखिए 3 महीने में लगभग 19 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम फिर सरकार बना रहे हैं उत्तराखंड में। हमारे 5 सांसद जीते थे, 2022 भी जीतेंगे, 2024 भी हम जीतेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पर कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी ने हलचल पैदा कर दी है। शासन से लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मची हुई है। मामले पर डीएम सी रविशंकर के बाद अब मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सेंगर ने भी जांच के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी निजी लैब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हरिद्वार कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए गए थे, जिनमें हरियाणा की 2 निजी लैब कंपनियों पर कोविड टेस्ट में गड़बड़ी करने का आरोप है। मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह सेंगर का कहना है कि जिला प्रशासन और मेला स्वास्थ्य विभाग में कुल 24 निजी लैब इनपेनल्ड की गई थी, जिनमें मेला स्वास्थ्य विभाग में 10 लैब इनपेनल्ड थी, जिनमें 2 लैबों पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है।
हरिद्वार में उजागर हुए आरटीपीसीआर घोटाले को शर्मनाक व देश व दुनिया के सभी सनातनी हिंदू धर्म के लोगों के साथ अब तक का सबसे बड़ा विश्वघात बता रहा है। आज कांग्रेस ने राज्य की तीरथ सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए घोटाले के उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से न्यायिक जांच कराने की मांग की। आज कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अगर सरकार वास्तव में निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है तो बिना देरी किए इस मामले की न्यायिक जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में करवाएं, क्योंकि आरटीपीसीआर जांच के मामले में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य सरकार को स्पष्ट आदेश देकर पूरे कुंभ मेले के दौरान 50,000 आरटीपीसीआर करने के आदेश दिए थे और इस मामले की जांच व समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय की देखरेख में ही होनी चाहिए। तो वहीं हरिद्वार में कोरोना जांच में फर्जीवाड़े को लेकर आपदा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि ऐसा फर्जीवाड़ा होना नहीं चाहिए था, लेकिन फर्जीवाड़ा होता है जिसकी जांच चल रही है। जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं धन सिंह रावत का कहना है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। सरकार ने आपदा जैसी महामारी में बेहतर काम किया है और अगर किसी से भी कोई फर्जीवाड़ा किया गया है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। है कि जहाँ जहाँ भी ऐसी वारदातें हुई हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहाँ के जो सीएमओ हैं, सरकार ने उनको आदेश दे दिए हैं कि भाई इनकी जांच कराई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब चूंकि कई जगह की बातें आ रही हैं कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे हरिद्वार है, तो जल्दी उसकी इंक्वायरी हो जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।